अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से आज हमारा छठा लेक्चर है। जो भी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हो रहे हैं, हम उसकी सोल्यूशन कर रहे हैं टाइम टू टाइम। दूसरे दिन बाद और तीसरे दिन बाद एक लेक्चर में उस पर देता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पे आप लोगों को मिल जाती है। जिससे जो भी लेक्चर मिस होता है तो काइंडली उसको मिस ना कीजिएगा, और बाद में उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ एक एक चीज़ के लिए। मैं कभी स्कूल के हेडमास्टर से, और कभी इधर उधर लोगों से, और कभी बुक से कंसर्न करता हूँ, क्योंकि पैनल के जो क्वेश्चन होते हैं तो एक तो वो ईस्ट से करते हैं और दूसरा वेस्ट से करते हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट से है, तो दूसरा साइकोलॉजी से, और तीसरा जो है फिलॉसफी से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, फिर इसके आंसर ढूंढना और टू द पॉइंट आंसर लिखना, ये बहुत ही टफ वर्क है। इसीलिए मैं अक्सर दूसरे दिन बाद और तीसरे दिन बाद एक इंटरव्यू का जो लेक्चर होता है वो तैयार करता हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरह ही करता रहूँगा, और जब तक हमारी इंटरव्यू फाइनल ना हो जाए इसी बैच की और एएसडीओ की, और एएसडीओ की जितनी भी एजुकेशन के हवाले से इंटरव्यूज़ है, इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम उसके लिए मैं एफर्ट करता रहूँगा और चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट किए हैं, उसके सोल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछा गया है के पीपीएससी कमीशन हेडमास्टर इंटरव्यू में कि व्हाट इज मेंटोरिंग। ठीक है, जो मेंटोरिंग तो है, मेंटोरिंग इट्स अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी भी है। एक लीडर जो होगा वो मेंटोर भी होगा, वो साथ साथ में कोच भी होगा, वो साथ साथ में सुपरवाइज भी होगा, और वो साथ साथ में इंस्पेक्टर भी होगा, वो साथ साथ में जो है कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव भी होगा, और वो साथ साथ में डायरेक्टिव भी होगा। ठीक है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। मेंटोरिंग किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसके पास नॉलेज ज्यादा है, जो सीनियर है, अगर वो जूनियर को जिसके साथ नॉलेज कम है उनको गाइड करे, उनको प्रॉपर जो है नॉलेज दे, तो दिस इज कॉल्ड मेंटोरिंग। ठीक है। जब एक सीनियर बंदा, जिसको हम MKO कहते हैं, जिस तरह वाइकास के अपने थ्योरी में कहता है, मोर नॉलेजेबल अदर, एम के ओ बंदा होता है जो नॉलेज में एक बंदे से ज्यादा होता है। ठीक है। तो जो नॉलेज में ज्यादा होता है, अगर वो अपने जूनियर जो नॉलेज में कम होता है उसको गाइड करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेंटोरिंग कहते हैं। और मेंटोरिंग और कोचिंग में यही फर्क है कि मेंटोरिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, और मेंटोरिंग में एक बंदा जो है वो एज अ रोल मॉडल होता है। ठीक है, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और कोचिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कि ख़त्म होता है। ठीक है। अच्छा, मेंटोरिंग के साथ एक और टर्मिनोलॉजी आप लोगों को भी अक्सर जो है वो कंफ्यूज करेगी, जिसको हम कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ट्रेनर जो है, एक ट्रेनर दूसरे ट्रेनर को ट्रेन करता है, इसीलिए कि वो ट्रेनर और ट्रेनरों को ट्रेन करे। ठीक है। उसका जो है ज्यादातर कैस्केडिंग का जो मेन ताल्लुक होता है, ज्यादा ताल्लुक होता है वो ट्रेनिंग के साथ होता है। ठीक है। तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर फॉर द पर्पस टू ट्रेन अदर ट्रेनर। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक सर्वे होती है, तो एक टीम जो है, कोर टीम, वो इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू देता है, ट्रेन ट्रेन करता है एक टीम को, डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक एक बंदा और दो दो बंदे, और फिर उसको कहते हैं कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है और सारे लोगों को ट्रेन करना है उसमें से स्पेसिफिक। ठीक है। तो अभी ये जो बंदा है, दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ये प्रोसेस जो है ये कैस्केडिंग है। कैस्केडिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर फॉर द पर्पस टू ट्रेन अदर। ठीक है। तो इसको हम कैस्केडिंग कहते हैं। और मेंटोरिंग जो है, इट इज द प्रोसेस इन विच अ सीनियर टीचर गाइड अ जूनियर वन। यहाँ मैंने टीचर का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हम एजुकेशन के सिनारियो में इसको पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई द प्रोसेस इन विच अ सीनियर टीचर गाइड अ जूनियर वन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रोल मॉडल। ठीक है। आर in education, it means pairing young people with an older peer or adult volunteer who act as a positive role model. The main aim of mentoring is the building of confidence and relationship and to develop resilience and character. ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेंटोरिंग का,
एक है रिलेशनशिप बिल्ड करना और दूसरा है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। याद रखिएगा, दो चीज़ें इसके आउटपुट है। मेंटोरिंग की जो आउटपुट है, एक है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और सेकंड जो है रिलेशनशिप बिल्ड करना। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मेंटोरिंग में लास्ट लाइफ लॉन्ग जो रिलेशनशिप होते हैं वो मेंटोरिंग में होते हैं। ठीक है, कोचिंग में या तो 1 या 2 3 साल के लिए जो है वो रिलेशनशिप होती है, जबकि मेंटोरिंग में लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होती है। ठीक है, और ये जो है हम किस लिए करते हैं? रिलेशनशिप के लिए, रेजिलियंस के लिए। ठीक है, रेजिलियंस का मतलब है इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर सिस्टम को आप जितना भी डिस्टर्ब करो और वो वापस अपने हालत में आ जाए, दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। या किसी बंदे को आप जितना भी डिस्टर्ब करो, उसको आप जितना भी ट्रैक से हटाना चाहो, लेकिन ऑन द स्पॉट वो आ जाए अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे, दिस इज रेजिलियंस। ठीक है, एंड करेक्टर और करेक्टर। तो 4 चीजें आ गई मेंटोरिंग में। एक तो ये होगा कि जो सीनियर टीचर होगा वो जूनियर टीचर को ट्रेन करेगा, फर्स्ट उसको गाइड करेगा। सेकंड, इसके जो आउटपुट है उसमें जो है रिलेशनशिप है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, रिजिलियंस और करेक्टर है। ये सारी चीजें, जब सारी चीजें चारों चीजें आ जाती है मेंटोरिंग में, इट कंसिस्ट ऑफ मेंटी एंड मेंटर। जिस तरह इंटरव्यू में इंटरव्यूवी एंड इंटरव्यूअर होता है, तो इसी तरह मेंटोरिंग में मेंटी एंड मेंटर होता है। ठीक है, अच्छा, मीटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, अपने सोच के बारे में सोचना, अपनी मेंटल प्रोसेस के बारे में सोचना, इज कॉल्ड मीटा कॉग्निशन। मीटा कहते हैं बियॉन्ड। एक वर्ड, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटा फिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी। मेरे ख्याल में इस तरह है, मीटा फिजिक्स एंड ऑन्टोलॉजी। हाँ, तो ऑन्टोलॉजी जो है, इट्स द स्टडी ऑफ द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है उसकी रियलिटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। लेकिन बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस जब हम जाते हैं, बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस और उसकी रियलिटी को देखते हैं, तो दिस इज समथिंग मीटा फिजिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है मीटा कॉग्निशन। कॉग्निशन चूंकि थिंकिंग है, तो थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग इज कॉल्ड मीटा कॉग्निशन। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मोटिवेशन? कल ही एक बंदे से पूछा गया है इंटरव्यू में, उन्होंने मुझे 2 3 4 क्वेश्चन सेंड किए थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था मोटिवेशन। वो कहता है कि मुझसे पूछा गया था कि मोटिवेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो ब्रॉडली इसके 2 टाइप्स है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? ये एक पुश है। ठीक है, एक ऐसा पुश जो एक बंदे को एक सर्टन गोल अचीव करने में मदद करे। एक ऐसा पुश जो एक सर्टन एक्टिविटी या एक सर्टन गोल को अचीव करने में एक बंदे की क्या करे, मदद करे। मोटिवेशन को हम एज ए कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। एक ऐसा कैटलिस्ट जो कि एक बंदे को मोटिवेट करे, जो कि एक बंदे को ऑन ऑन ट्रैक करे कि वो चीज़ों को हासिल करे, अपने गोल को हासिल करे। ठीक है, तो इट इज एन अर्ज और पुश which speed up an activity to attain the desired goal of organization, consist of intrinsic and extrinsic motivation। एक है intrinsic motivation और एक है extrinsic motivation। इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे जो हमारी जनरल क्लासेस होती है कल के क्लास में। जो extrinsic और intrinsic motivation होते हैं, इसका ताल्लुक सेंटर ऑफ लोकस से है। सेंटर ऑफ लोकस क्या होता है साइकोलॉजी में? सेंटर ऑफ लोकस का मतलब है अच्छा, लोकस, सेंटर ऑफ लोकस का मतलब है कि आपकी जो मतलब मेन मोटिवेशन है उसका सेंटर क्या है। अगर वो आपके अंदर से है तो मीन कि आप चीज़ें अचीव कर लोगे, आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर लोकस का सेंटर जो है वो बाहर है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि फला बंदा जो है मेरा मैनेजर है, उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है इसलिए उसी पोजीशन को पहुंचा है। अभी आप क्या कर रहे हो? आपका जो लोकस है, आपका लोकस ऑफ मोटिवेशन जो है, मरकज ऑफ लोकस जो है या सेंटर ऑफ लोकस जो है, वो कोई और बंदा है, बाहिर है। तो मीन के आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लोकस है, आप कहते हो कि इसी तरह हुआ था। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और उसमें एक क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप्स को कहा गया था कि आपने ये काम करना है और दूसरे को सेम काम उन्होंने दिए थे, लेकिन एक ग्रुप ने वो कंप्लीट किया और दूसरे दूसरे ने कंप्लीट नहीं किए। तो जिन्होंने कंप्लीट किए, तो उनको टीचर ने कहा कि आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, और दूसरे जो है उनको टीचर ने कहा, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया था उनको कहा कि आप हार्ड वर्कर हो। ठीक है, तो ये देखो इंटेलिजेंट का जो है ताल्लुक समथिंग या
आप जो है खुशकिस्मत हो, इस तरह टीचर ने कहा था। तो मतलब ये कि ये जो खुशकिस्मत और किस्मत जो होता है ये बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता। तो दैट्स वाई वो जो लोग थे फिर अगेन उनको टॉस दिया गया, उनसे भी पीछे का टास्क दिया गया, जो जिन्होंने किया था तो फिर उन्होंने वो चीज़ नहीं किया, उनकी इंटरेस्ट इतनी नहीं थी। और जिनको ये कहा गया था कि आप हार्ड वर्कर हो, तो उन्होंने वो काम इजीली किया। मतलब ये कि वो अंदर से क्या थे, आपने उसको डायरेक्शन दी, टीचर ने उसको डायरेक्शन दी कि आप हार्ड वर्कर हो, आप काम कर सकते हो। तो मीन कि उसका जो सेंटर ऑफ लोकस है वो क्या था, वो इंटरनल था। तो मीन के जब आप इंटरनल होते हो, जब आप ये कहते हो कि हाँ मेरा जो मैनेजर है वो तो मैनेजर है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह हार्ड वर्क करूंगा और मैं मैनेजर बनूंगा। तो मीन कि यू कैन, आप इसलिए बन सकते हो कि जो सेंटर ऑफ लोकस है, अभी आपने जो 500 उंगलियां है वो अपनी तरफ की है कि मैं भी कर सकता हूँ, तो इट मीन कि यू कैन डू इट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इंशाल्लाह कल हम इस पे बात करेंगे। इंट्रिंसिक वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ लोकस इनर होता है, एक्सट्रिंसिक वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ लोकस जो है वो बाहर होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। अच्छा, रूट लर्निंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिपीटिशन। जब आप बार बार एक चीज को दोहराओगे, ड्रिल मेथड भी इसको हम कहते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को दोहराओगे, लेकिन ड्रिल मेथड में ऐसा होता है उसमें हम प्रैक्टिकल एक चीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं होती रूट लर्निंग में, इसमें जस्ट मेमोराइजेशन होता है। लेकिन ड्रिल मेथड जो होता है उसमें बार बार रिपीटिशन होती है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। ठीक है। The process of memorizing information based on repetition, it's enhances skill to quickly recall basic facts। ये हम क्यों करते हैं? इसीलिए कि चीज़ें हम क्विकली रिकॉल करें, जो चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस में होती है उसको कॉन्शियस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लर्निंग करते हैं कि जल्दी वो हमारे माइंड में आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या अच्छा सा पॉइंट जो शेयर करना चाहता हो, या कोई वैलिड पॉइंट, तो दे कैन शेयर। जी। अच्छा जी। ओके जी। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पीटीसी फंड के अलावा आप जो है स्कूल के लिए पैसे या फंड कहाँ से कलेक्ट करोगे? हाउ विल यू अरेंज फंड अदर देन पीटीसी? पीटीसी आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट, पीटीसी जो पेरेंट टीचर काउंसिल है, पीटीसी का अपना एक अकाउंट होता है जिसके दो स्टेक होल्डर होते हैं। एक स्कूल का जो हेड होता है वो होता है, और दूसरा कम्युनिटी से एक चेयरमैन होता है। ठीक है। तो कम्युनिटी का चेयरमैन प्लस स्कूल का जो हेड है उसका चेयरमैन, अगर एक का भी साइन मिसिंग हो तो बैंक वाले जो है वो आपको अलाउड नहीं करते कि आप उनको जो मतलब उससे पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों की साइन जो है वो लाजमी होती है। इसमें गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं साल में ज्यादातर दो मरतबा आते हैं। ठीक है, एक अक्सर जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। ये इसलिए आता है कि चूंकि स्कूल में जो माइनर रिपेयरिंग होती है, माइनर रिपेयरिंग, ठीक है, उसके लिए ज्यादातर आती है। जिस तरह ये रंग रोगन हो गया, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की फॉर एग्जांपल पंखे जल गए हैं, या इसी तरह के प्लम्बिंग कोई काम है, कोई टूटी वगैरह टूटी है, या कोई लोटा वगैरह, या कोई साबुन सोप वगैरह, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है पीटीसी फंड वो आता है। और इसीलिए हम जो है वो स्मॉल अमाउंट में होता है अक्सर। ये जो हमारे मिडिल स्कूल है उसके लिए 30,000 और 25,000 इसी तरह के लगभग का जो है एक आता है, और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है। तो ये पीटीसी फंड है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया एक्सक्यूज है। मी सर, जी जी। ये जो कम्युनिटी पर्सन होता है या चेयरमैन जो है वो उस एरिया का लोकल कोई भी पर्सन होता है, जी या जी। उसका उस स्कूल में उनके बच्चों का या होना जरूरी है इस तरह? नहीं, ये सच उसका तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी कंपोजिशन का एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हम्म। जो जी 2013 की पॉलिसी है, स्कूल कौंसिल की पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन पॉलिसी की नहीं। स्कूल कौंसिल की जी जी, अपनी, स्कूल काउंसिल की जी मैं जी, भी बात कर रही हूँ। स्कूल कौंसिल की अपनी जो है अभी तक मेरे ख्याल में दो पॉलिसीज है, एक 2007 वाली है और एक 2013 वाली है। तो अभी जो करंटली है वो 2013 वाली है, उसमें 17 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। और उसी हम्म। 17 में 9 जो मेंबर होंगे, मतलब मोर देन 50% वो जो है वो मतलब स्कूल के पेरेंट होने चाहिए। ठीक है। मोर देन ओके। मोर देन 50% मीन के 9, 9 या 10 भी ले सकते हो, लेकिन 8 से ज्यादा। ठीक है।
एक तो ये शर्त है। दूसरा ये शर्त है कि और जितने भी बंदे होंगे, फॉर एग्जांपल ये देखो 9 कौन हो गए, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हो गए। सेकंड जो 10वां बंदा जो है वो स्कूल का हेडमास्टर हो गया, ठीक है। और एक और जो है चेयरमैन हो गया, तो ये 11 हो गए। बाकी रह गए 6, तो 6 आप जो कम्युनिटी मेंबर है कोई भी बंदा आप उससे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो है वो चेयरमैन स्कूल का उसका बेटा स्कूल में हो, ठीक है। अच्छा, और ये जो 17 नंबर है, ये प्राइमरी और मिडिल और हाई सबके लिए एक है, सबके लिए नंबर ऑफ ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल, मेंबर्स। सबके लिए एक ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 17 हो। अगर बंदे 13 अवेलेबल है, 11 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है, तो उससे भी काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन ओके। लेकिन नंबर आठ होना तो ये चाहिए। जो मेंबर बने हैं, जी ये जी जो मेंबर बने होते हैं, जो लोकल कम्युनिटी के हैं, जैसे सपोज जिनके पेरेंट्स भी, सॉरी, जिनके किड्स भी वहां पे मौजूद नहीं है, नहीं पढ़ते, तो इनको क्या बेनिफिट है? इनको मतलब बेनिफिट इनकी काउंसलिंग हम कैसे करेंगे कि आप आके नहीं, इसका हिस्सा बने, इस ये तो ये तो पीटीसी का? ये तो उनको फायदा नहीं है, बेनिफिट तो स्पेसिफिकली स्कूल को है, ठीक है। हम्म। स्कूल को ये ठीक। है, देखो पीडीसी का मतलब क्या है। पीडीसी का मतलब यही है कि हम कम्युनिटी को स्कूल की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ठीक। सेकंड इसका गोल ये है कि हम कम्युनिटी के मेंबर में ये एक शऊर पैदा करें कि ये जो स्कूल है ये आपका है, जिस तरह मदरसा होता है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि पहले इस तरह होता था कि मदारिस को लोग ज्यादा इज्जत देते थे, और ये जो स्कूल होते थे तो इनके बिल्डिंग वगैरह को लोग नुकसान पहुंचाते थे और कहते थे कि यार ये तो गवर्नमेंट की चीज है, और वैसे भी गवर्नमेंट इस पे खर्चा करता है, छोड़ो, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने इस तरह किया कि पीटीसी की एक कमेटी बनाई, पीटीसी भी इसमें बनाई, और इन्होंने कहा कि नहीं, ये स्कूल आप लोगों के हैं, कि आप लोगों में एक ऐसा अवेयरनेस आ जाए कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये स्कूल भी आप लोग के है, जिस तरह आप लोग का मदरसा है और मॉस्क है, तो ये स्कूल भी इसी तरह ही है। तो अभी जो वहाँ कम्युनिटी के लोग होते हैं तो वो स्कूल को अपना कंसिडर करके वो उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई। ठीक। ठीक है, ओके। थैंक यू। अच्छा ओके जी। सर, जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी वुड यू लाइक टू टेक माय टेक सर? इस पे मेरा टेक ये है कि जी जी आई डोंट नो वेदर ये जो हमारी ऑनरेबल कॉलीग हैं, द लेडी जी मैम जी कहाँ से है, whether she is from Punjab or KP, I don't know. But यहाँ पे KP में जो what is in practice sir, जो जी जी प्रैक्टिस में है वो 8 मेंबर आपके पास PTC होता है। जी उसमें जी। जो स्कूल हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है, अच्छा और जो चेयरमैन होता है ही मस्ट बी वन ऑफ द पेरेंट्स। वो अच्छा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। वो अच्छा स्टूडेंट्स में से किसी का माँ या बाप होगा, ठीक है। अच्छा सो अच्छा लेडीज स्कूल में अक्सर माँ होती है, और जो बॉयज स्कूल है वहाँ पे बाप होता है। और अच्छा बाकी इसकी कंपोजिशन ये है कि 8 मेंबर्स होते हैं, अच्छा और जो सेक्रेटरी होता है वो स्कूल हेड होता है, और जो चेयरमैन है ही मस्ट बी वन ऑफ द पेरेंट्स। ये शर्त है सर। अच्छा। मैंने तो सुना था सर, आपकी बात भी ठीक है, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है तो इसका जो नंबर होता है वो ऑड होता है, बस तो ये इसका शर्त है। ये इवन नहीं हो सकता, इसीलिए कि फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन हो रहे हैं और उसी डिसीजन में एक मैच जो है वो टाई हो जाए। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी के आधे लोग कह रहे हैं कि मैंने ये करना है, और कम्युनिटी के आधे लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, तो फिर वहाँ पर मसला बन जाता है। दैट्स वाई इसका जो नंबर है वो ऑड होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। और आपकी बात ठीक है, एट जैसे मेंबर। यहाँ 17 होने चाहिए या 13 होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ऑड होने चाहिए, कि मतलब ये जो चीज़ है ये फैसले तक पहुंचे, ठीक है। और ये कि हाँ पॉलिसीज के हैं मेरे ख्याल में। हो सकता है आप लोगों को पता है, अभी भी स्कूल स्कूल को ये पता नहीं है कि ये जो पीटीसी है इसमें तो टोटल मेंबर कितने होते हैं। उसी दिन हमारी स्कूल और में सर, जिनको बनाया है ना, जी मैं जी। तो जहाँ जिस स्कूल में हूँ वहां पे जहाँ जो है ये काउंसिल, और जो बनाया है वहां तो कोई आता ही नहीं है जो पेरेंट्स, और मतलब वो तो बिल्कुल अच्छा, इन्वॉल्वमेंट शो ही नहीं करते। प्रैक्टिकल तो इसलिए मैं पूछ रही प्रैक्टिकल बिल्कुल 0% काम हो रहा है, मुझे पता है। ये हूँ। चेयरमैन आके, बिल्कुल। चेयरमैन जिसको हम कहते हैं, और ये जिस तरह इस बंदे ने सॉरी इस भाई ने जिस तरह कहा कि वो सेक्रेटरी होता है, तो हम उसको चेयरमैन कहते हम्म। हैं। और जो चेयरमैन होता है वो आके क्या करता है, एडवांस में जो है नहीं सर, ये स्कूल, एक्सक्यूज मी सर, स्कूल हेड सेक्रेटरी होता है। पूरी अच्छा काउंसिल है ना, पेरेंट टीचर अगर काउंसिल है तो पूरी काउंसिल है। अच्छा, अच्छा इसका हेड चेयरमैन होता है, वो पेरेंट होता है। जो अच्छा स्कूल हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है।
अच्छा, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं तो एजेंडा होता है आपके पास मीटिंग का, जी फिर जी जी रिजोल्यूशन आप पास करते हैं। जी जी अगर जी। आपने कोई मनी यूटिलाइज करनी है तो ये रिजोल्यूशन पास करके फिर अगले इजलास में आप उसकी तौसीक भी करते हैं, उसको एंडोर्स भी करते हैं। अच्छा लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं साइन सबके होते हैं, डिसीजन सब लेते हैं, अच्छा लेकिन अच्छा। साइन जो करते हैं वो सेक्रेटरी और चेयरमैन करते हैं। हाँ ठीक हाँ है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनकी होती है। और जो जी अकाउंट होता है हमारा वो होता है जॉइंट अकाउंट जी जी पीटीसी जी का। बिल्कुल उस बिल्कुल। पे जो चेक हम साइन करते हैं तो सुन रहे हैं अच्छा सर? जी जी अच्छा, जो बिल्कुल बिल्कुल चेक हम आवाज़ आ साइन रही है करते हैं आपकी। उसमें दोनों के साइन होते हैं और दोनों के स्टैंप भी होते हैं। हमारे अच्छा यहाँ पे स्कूल में पड़ा होता है पीटीसी चेयरमैन का एक स्टैंप अच्छा होता है, और एक अच्छा जो रेगुलर हेडमास्टर का या प्रिंसिपल का व्हाटएवर हिज डिजिग्नेशन इज, सो उनका जो स्टैंप होता है वो भी पड़ा होता है। तो दोनों के अच्छा साइन होते हैं अच्छा और स्टैम्प भी होते हैं, तभी जाके वो चेक कैश होता है। और अच्छा फिर अच्छा उसके बाद हम जो जो भी मतलब अगर हम पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं पीटीसी फंड में से, उसमें दो हेड्स होते हैं सर बेसिकली। एक अच्छा सीआरसी हम उसको कहते हैं, जी 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 कंज्यूमेबल जो क्लासरूम कंज्यूमेबल कमोडिटीज होती है, एक वो होता है, और दूसरा हाँ पीटी पीटी रिपेयर होता रिपेयर है। है हाँ ये जी जी बेसिकली अलग अलग हेड्स में आते हैं सर। जी 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 लेकिन अगर हम रेजोल्यूशन पास करें, करारदाद अगर हम पास करें, तो जी फिर जी उसमें ये होता है कि ये पैसा आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपने करारदाद पास किया है। जी जी रिजोल्यूशन इज अ मस्ट। और जी जी बाकी ये ओके पूरे का पूरा काउंसिल है सर, इसकी ऑडिट भी नहीं होती, ये खुद एक ऑडिटरी बॉडी है। जी तो जी उसको आप जब यूटिलाइज करते हैं तो अगले इजलास में उसकी तौसीक, फिर उसके बाद जो आप फाइल मेंटेन करते हैं, जो जो भी कुछ होता है मतलब जिसमें हम वो कोटेशंस लेते हैं, वो भी हम एक फाइल मेंटेन करते हैं, और अच्छा साथ में जो रिसीप्ट होती हैं उसकी फाइल मेंटेन करके हम कैश बुक में एंट्रीज कर लेते हैं, इनकम में और जो हम एक्सपेंडिचर हैं दोनों साइड्स पे हम कैश बुक में उसको बैलेंस करके रिकॉर्ड बना लेते हैं। बस यही बिल्कुल जी होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड ओके जी थैंक यू ये जो चीज़ें मैंने इकट्ठे की है सर ने भी आप लोग के साथ शेयर की। लेकिन मैंने जो ये चीज़ें शेयर की है जोन ऑफ एजुकेशन बुक से ये मैंने जो पीटीसी का सर बिल्कुल आपका कंपोजिशन था। अप्रोच बेहतरीन है सर। जी जी सर जी थ्योरेटिकली आपका बेस्ट अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली फर्स्ट हैंड हम इस तरह से हैंडल करते हैं सर। ये अच्छा जी 2 ईयर ओके। तक मैं हैंडल करता रहा हूँ सर। मेरे ख्याल सो में सर इस तरह है ना ये जो अमेंडमेंट हुए हैं अभी लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनसे अवेयर ही नहीं है। अब पता नहीं आप लोग जो पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हो स्कूल काउंसिल के हो सकता है वो 2008 2007 की हो। लेकिन अभी जो रिसेंटली 2013 की जो पॉलिसी है जो नई मुल्ला फारूकी साहब के बुक में है तो उसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि उसमें 17 मेंबर होते हैं। अच्छा, उसमें सर ये है कि पंजाब में ना, पंजाब की में इसका नाम भी स्कूल काउंसिल पीटीसी नहीं है, पेरेंट टीचर काउंसिल नहीं है, वहां पे इसका अच्छा नाम भी स्कूल काउंसिल है। अच्छा सो वहां पे एक, हाँ, नॉन सैलरी बजट भी आती है, वो उसको एनएसबी कहते हैं पंजाब में। जी 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 एनएसबी नॉन सैलरी बजट कहते हैं उसको। और अच्छा यहाँ पे हमारे यहाँ पीटीसी होता है, जिसमें हम दो हेड हैं हमारे पास, जो मैंने जिक्र किया, सीआरसी है और पीटी रिपेयर है। नहीं सर यहाँ पर मैं इस बात से आपका इत्तेफाक नहीं करता। ये जो आप नॉन सैलरी बजट की बात कर रहे हो ये हमारे स्कूल में भी आते हैं लेकिन हाई स्कूल में आते हैं। आप हाई स्कूल में हो क्या मिडिल स्कूल में? हाई हाई स्कूल है सर, हाई हाँ तो स्कूल है। हाई स्कूल सो में कंडीशनल ग्रांट जो मिलता है तो वही है ना। देख, कंडीशनल ग्रांट्स तो सर, कंडीशनल ग्रांट ये होता है कि आपने अगर वॉशरूम्स बनाने हैं जी तो जी। उसके लिए कंडीशनल ग्रांट आता है, ठीक है। तो देखो ना अगर देखो जो नॉन एडिशनल क्लासरूम है, ये एडिशनल तो क्लासरूम है उसके लिए। उस्मान भाई ये तो नॉन सैलरी बजट जो है इसको हम डेवलपमेंटल बजट भी कहते हैं तो ये उसमें ही आता है। नहीं सर, कंडीशनल ग्रांट तो हमेशा नहीं आता ना, वो नीड बेस्ड होता है। ये जी जी मस्त तो नहीं है ना कि हर फिस्कल ईयर में वो आए। अच्छा तो ये तो डेवलपमेंटल ग्रांट भी तब आता है जब जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी इसमें 14-14 लाख रुपए आए थे और उसी ही मद में आए थे कि आप लोगों ने रूम्स बनाने हैं तो वो भी डेवलपमेंटल बजट का ही हिस्सा था। हाँ, वो उसको हम नॉन उन्होंने नॉन रेट्स सैलरी रिवाइज कर लिए। जी जी तो पहले डेवलप 8 लाख थे, वन, हाँ, रूम के लिए, एडिशनल क्लासरूम के लिए अब 12 लाख हो गए हैं। जी जी सो जी जी वो तो खैर रेट्स ये रिवाइज करते रहते हैं ना। तो वो तो नॉन सैलरी बजट में ही आता है जिसको हम डेवलपमेंटल बजट कहते हैं। दोनों सेम ही है नॉन सैलरी बजट और डेवलपमेंटल। बिल्कुल सर, उसमें पीटीसी का इतना रोल नहीं होता। नहीं नहीं उसमें बहरहाल बिल्कुल होता है, पीटीसी। लेकिन उसमें ऑडिट जो होती है, वो ऑडिट आपकी डायरेक्ट एक्सटर्नल ऑडिट होती है। जी 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 उसमें जी जी ऑडिट जी पेयर्स बिल्कुल भी बन बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल लोगों के ऑडिट बिल्कुल बिल्कुल पेयर्स भी बनते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसकी ऑडिट जो होती है वो बाहर से एक टीम आके
वो करती है कि ये जो रूम्स बन रहे हैं या बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। वो हम इंशाल्लाह फंड अकाउंट जो है उसमें अगर किसी से क्वेश्चन पूछे जाए हम इंक्लूड करेंगे। ये तो पीटीसी के हवाले से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, और सर के साथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा नॉलेज है। हम इनसे इंशाल्लाह और भी इस्तिफादा करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, पीस एजुकेशन जो है। सर इसमें जी जी। सर इसमें ये भी है ना कि पीटीसी के अंदर जो है 8 मेंबर्स होते हैं, और इसमें 3 कमेटियां बनाते हैं ना। एक अच्छा, होता है परचेज कमेटी, जो चीज़ों को परचेज करते हैं खरीदते उसका हैं। इनवाइस। जी जी जी। हाँ, ठीक है। वो इनवाइस भी अपने साथ रखते हैं। और इस अच्छा अच्छा अच्छा। वर्क कमेटी जो के काम करते हैं ना, और दूसरा अच्छा, तीसरा जो है उसका ऑडिट कमेटी है, जो कि इन दोनों का ऑडिट करते हैं। तो ये हाँ, तीन ये तो कमेटियां इन 8 मेंबर्स के अंदर ही बनती बिल्कुल, ये तो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर ने जिस तरह कहा कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, तो स्कूल जिस तरह भी चाहे उसको एक्सरसाइज कर सकता है और जिस तरह भी चाहे उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेन ये जो कंपोजिशन है ये जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू ऑल। पीस एजुकेशन किसे है। कहते हैं? जी जी। और इसी को जो है ना, इसको ट्रेन भी किया गया है, मतलब लास्ट टाइम जो हुआ है उसको ट्रेन भी किया गया है। और इसके अंदर अच्छा भी इलेक्शन होता है, चेयरमैन के लिए जो है ना, उसके लिए इलेक्शन होते हैं। तो यही मेंबर जो है वो इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्ट करवाते हैं चेयरमैन को। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में हमारे एरियाज में तो इलेक्शन की जरूरत इलेक्शन ही सर नहीं है हर क्या? हर तीन हाँ सर, हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है। हाँ, 3 साल के लिए होता है। यूं ही जो चेयरमैन है उसका बेटा या बेटी अगर स्कूल से निकल जाता है, सो दैट मेंबर सीज टू बी द चेयरमैन, ही रिमेन्स ओके। नो मोर द चेयरमैन। ठीक है, हाँ, तो बात उसके ठीक है। बाद भी फौरन आप इलेक्शन कराते हैं। जी जी जी, 3 साल के लिए होता है, उससे आगे ये एक्सटेंड नहीं कर सकता, फिर अगेन हम इसको रीन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, पीस एजुकेशन जो है, पीस एजुकेशन एक ऐसी टाइप ऑफ एजुकेशन है जिसमें हम ऐसे स्किल, ऐसे वैल्यूज, ऐसे हैबिट्स एक्वायर करें कि जिससे हम ह्यूमन राइट्स, जो मतलब इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, और जिसमें हम नॉन वायलेंस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल लॉज और इसी तरह की चीज़ों के रेस्पेक्ट जो है उसकी अवेयरनेस पैदा हो, और उसके स्किल जो है जब हम एडॉप्ट करें तो इस टाइप ऑफ एजुकेशन को हम पीस एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। एक्वायरिंग स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स टू लिव विद हार्मनी। इट इंक्लूड्स डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, नॉन वायलेंस, social and economic justice, gender equality, environmental sustainability, international laws, and human security. It is a holistic and participatory approach. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है होलिस्टिक और पार्टिसिपेटरी अप्रोच होता है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, री क्या है? रीएनफोर्समेंट का मतलब है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। किसी चीज को जब हम मजबूत करते हैं, किसी बिहेवियर को, तो हमको उसको हम री एनफोर्समेंट कहते हैं, और जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथन अ बिहेवियर बाय इमीडिएटली consequences that reliably follow its occurrences। ठीक है। consequences जब आएंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक consequence अच्छा आता है तो उसका जो होगा, स्टिमुलस का जो 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 स्टिमुलस होगा, तो बंदा चाहेगा कि उसको रिपीटेडली करे, रिपीटेडली प्रैक्टिस करे। दिस इज कॉल्ड रीएनफोर्समेंट। स्ट्रेंथन करना किसी बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं? रीएनफोर्समेंट कहते हैं। व्हेन अ बिहेवियर इज स्ट्रेंथन इट अकर अगेन एंड अगेन, या अगेन एंड अगेन आता है। अच्छा, इसमें एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक है, अच्छा, कंडीशनिंग की वजह से हम रीएनफोर्समेंट करते हैं। तो इसमें एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है और एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसको हम एस टाइप कहते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इसको हम आर टाइप कहते हैं। ठीक है। एस टाइप मीन कि इसमें पहले स्टिमुलस जो है वो ट्रिगर करता है एक चेंज को, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। स्टिमुलस की वजह से हमारा रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन हो रहा है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें इसको हम आर टाइप कहते हैं। रिस्पॉन्स की वजह से हमारा स्टिमुलस जो है वो स्ट्रेंथन होता है। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक स्टूडेंट है, वो सुबह सवेरे आता है स्कूल, बिल्कुल पंक्चुअल है, तो आप उसको थोड़ा मोटिवेट करते हो कि हाँ, आप को जो है मैं इनाम दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये जो सब कॉन्सिक्वेंसेज है वो आ गया, तो उसकी वजह से उसको इनाम मिल गया। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसकी वजह से वो क्या करेगा? अगेन दूसरे दिन भी वो इसी तरह ही आएगा, तीसरे दिन भी उस वो सवेरे आएगा। तो मतलब ये कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी वजह से
वो जो स्टिमुलस है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। तो एक को हम आर टाइप कहते हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और एक को हम एस टाइप जो कि हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है, तो रीएनफोर्समेंट जो होती है ये क्या है, इट इज अ स्ट्रेंथन ऑफ अ बिहेवियर बाय इमीडिएटली consequences that reliably follow at occurrences when a behavior is strengthened at occur again and again। पॉजिटिव reinforcement है एक, और एक नेगेटिव है। occur when a behavior is response to a situation is made by reward। जब हम रिवॉर्ड देते हैं तो मीन कि हम क्या करते हैं, उसी चीज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जिस तरह आइवन पॉल्प ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट की थी, और उसको क्या किया, एक घंटी बजाई और उसके साथ उसको फूड दे दिया। अभी वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहा है, उसको फूड मिल रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। कि फॉर एग्जांपल जो स्लाइवा है उसका बिहेवियर है, तो अभी जिस तरह उन्होंने एक्सटेंशन की उसको रिमूव किया तो फिर भी वो चीज़ आ रही थी, मीन के ये पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। नेगेटिव रीएनफोर्समेंट मीन टेकिंग समथिंग अवे इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ रिस्पॉन्स। किसी चीज़ को आप इसलिए लेते हो कि वो जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो जाए। ये देखो, याद रखिएगा, रीएनफोर्समेंट में आपने बिहेवियर की स्ट्रेंथन करना है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है दोनों दोनों सूरतों में। अगर नेगेटिव हो तो उसमें भी स्ट्रेंथन करना है, अगर पॉजिटिव हो तो उसमें भी स्ट्रेंथन करना है। पॉजिटिव में इस तरह स्ट्रेंथन करते हो कि वहां पर आप रिवॉर्ड देते हो, नेगेटिव में इस तरह करते हो कि एक चीज को रिमूव करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, एक बच्चा है, सुबह सवेरे वो क्लास आता है, उसका दिल नहीं लगता। ठीक है, और वो किसी चीज के पीछे भागता है, तो आप क्या करते हो, उसी चीज से थोड़ा थोड़ा इसको डिटेच करते हो, डिटेच करने की कोशिश करते हो कि ये जो उसकी स्कूल की जो पंक्चुअलिटी है और उसका जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो दिस समथिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अच्छा, रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स को हम स्कोरिंग गाइड भी कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन की और रूब्रिक्स हम तब बनाते हैं जब हम उसकी क्या करते हैं, एक स्कोरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम ज़्यादातर क्वालिटेटिव क्वेश्चन या क्वालिटेटिव गाइड के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, आ गया एक ऐसा क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं ये पेपर में जो क्वालिटेटिव साइंसेज होते हैं, उसमें ऐसे आता है कि मैं आप लोग को एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इबादत क्या है, इबादत मसाइल मिसाल मिसाल से वाजिह करें। अभी इबादत क्या है, इसको मिसालों से वाजिह करें। ठीक है, तो अभी ये दोनों जो है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। अभी इसका टोटल मार्क्स कितने, 20 है। तो आपने क्या किया, अपने लिए रूब्रिक्स बनाए कि ये जो फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, सेकंड जो पार्ट किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो एग्जामिनर है वो एक पेपर चेक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट जो पेपर क्वेश्चन जिन्होंने मतलब अटेम्प्ट किया है फर्स्ट पार्ट, तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे, और सेकंड को जो है फॉर एग्जाम्पल किसी ने दोनों अटेम्प्ट किए, अच्छे अटेम्प्ट किए, तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से उनकी जो पर्सनल बाइसनेस है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और जो क्वालिटेटिव चेकिंग होती है, जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन जो हम चेक करते हैं, अक्सर पेपर चेक करते हैं, तो उसको चेक करने में आसानी होगी, और जो पर्सनल प्रिजुडिसेस है वो इनमें से निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक और सेंस में भी डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इस पे स्कोरिंग नहीं करना चाहते तो फॉर एग्जांपल एक इसे है, जिस तरह अंग्रेजी के इसे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अंग्रेजी के इसे के लिए एक रूब्रिक्स डेवलप करो। ठीक है, तो इसे में कौन 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 से पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, फिर उसके बाद मेन बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। ठीक है, इसमें मेन आइडियाज है, इसमें पोनेम है, इसमें साइंटेक्स है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके लिए आपने अलग अलग एक खाना रखा, और उसमें आपने 1 2 3 4 लिखा। कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर मेन बॉडी लिखा है तो उसका या फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि किसी ने अगर मेन बॉडी जो है इसका किस तरह था, गुड था, वेरी गुड था, बिल्कुल ही एक्सीलेंट था। तो अभी ये 3 आपने चीज़ें अपने लिए बना लिए। तो अभी आप क्या करते हो, जब उसकी टिक करते हो तो उसको एक एक कैटेगरी में उसको टिक करते हो। जब ठीक हो जाती है तो आप क्या करते हो, फिर उसकी जो रेटिंग टाइप एक चीज़ होती है, उसको जब आप फिल करते हो तो फिर लास्ट में उसकी जो स्कोरिंग है वो कैलकुलेट करते हो कि ये जो इसे थी ये कितनी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश इसे के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, इट इज अ स्कोरिंग गाइड दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक क्राइटेरिया that will be used to evaluate student assignment. It is also used to subjective evaluation having further टाइप्स। ठीक है, ये सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है, ये हम जो है ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं एनालिटिकल स्कोरिंग रूब्रिक्स। एनालिटिकल क्या होते हैं,
एक क्वेश्चन को हम स्मॉल स्मॉल या एक टॉपिक को या एक थीम को हम स्मॉल स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दिस कॉल्ड एनालिटिकल स्कोरिंग रेब्रिक्स, और उसको इंपॉर्टेंस देते हैं या उसको हम मार्क्स देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह पहले मैंने आप लोग कहा कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, ठीक है, तो व्हाट इज सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, इसी क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं और इसके 20 मार्क्स है। तो मैंने क्या किया, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को मैंने 10-10 नंबर दे दिए। तो इट मीन के व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्प्लिटिंग इट, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ 2 हिस्सों में, ठीक है। तो दिस इज एनालिटिकल स्कोरिंग रेब्रिक्स। फिर होलिस्टिक स्कोरिंग रेब्रिक्स इस तरह होता है कि ओवरऑल क्वेश्चन को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको मार्क्स देते हैं। हम ये नहीं करते कि उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाए या उसको डिवाइड करें और डायरेक्ट उसको नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर जो है हाइपर जनरल रूब्रिक जो है, हाइपर जनरल कौन होते हैं, इसमें जो है हम इससे भी ज्यादा, फॉर एग्जांपल एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जिस तरह ये असाइनमेंट होते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, एक फॉर एग्जांपल या 10 क्वेश्चन है, और सारे असाइनमेंट को हम जल्दी जल्दी देख के बस उसको ही मार्क्स दे रहे, दिस कॉल्ड हाइपर जनरल रूब्रिक्स, ठीक है। टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स होते हैं जिसमें हम एक स्पेसिफिक टास्क को जो है उसको फाइंड आउट करके उसकी स्कोरिंग करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं। और स्किल बेस्ड रूब्रिक्स जो है, इसमें हम स्पेसिफिकली एक स्किल के बेस पे या फॉर एग्जांपल एक स्किल है उसको जो है हम अगर मेजर करना चाहे या उसकी स्कोरिंग करना चाहे तो इस कॉल्ड स्किल बेस्ड रूब्रिक्स, ठीक है। लेकिन जो रूब्रिक्स है ये पेपर में आया भी था, हमारे जो हेडमास्टर का पेपर था उसमें आया भी था, इट इज अ स्कोरिंग गाइड दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक क्राइटेरिया